भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने एक हिंदू शासक के संबंध में यह लिखा है अपनी किताब बाबरनामा में, जो बाबर की आत्मकथा है, कि अगर इस शासक के इसी की तरह योग्य और वीर शासक, अगर इसके 3 उत्तराधिकारी भी इसी की तरह होते तो भारत में कभी भी मुगलों की सत्ता स्थापित नहीं हो पाती। इसके अलावा बाबर ने उसी शासक के संबंध में और भी बातें लिखी हैं, पूरी डिटेल से बात करूंगा। और बाबर ने जितनी भी बात लिखी है उसका एक एक नट बोल्ट खोलेंगे कि आखिर बाबर ने ऐसा क्यों लिखा है, इस बात का क्या अर्थ है, और ऑब्वियसली सोर्सेस के साथ ही बात करेंगे, क्योंकि बिना सोर्स के तो मैं कोई वीडियो बनाता ही नहीं। ये वाला सबसे पहले बता देता हूं कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर उस हिंदू राजा के संबंध में क्या लिखता है। बाबर ने यह लिखा है कि यह जो शासक है अपनी वीरता और अपनी तलवार के जोर पर बहुत ताकतवर हो गया है, बहुत शक्तिशाली हो गया है, और दिल्ली, गुजरात और मालवा के सुल्तानों में इतना जोर नहीं है कि वो अकेले जाकर इस शासक को पराजित कर सके। आगे लिखा है कि इस हिंदू शासक के पास में, मतलब जिस शासक की बाबर बात कर रहा है, कि इसके अधीन 7 उच्च कोटि के राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। सालाना 10 करोड़ की आमदनी का इसका मुल्क था, और इसके अलावा इसके पास घुड़सवारों की जो संख्या है वो 1 लाख थी। हालांकि अलग अलग जगह अलग संख्या भी बताइए, जैसे खानवा का युद्ध जो 1527 में हुआ था, 17 मार्च 1527, और शामल दास के द्वारा लिखा गया वीर विनोद, जिसमें उसकी डेट 16 मार्च 1527 बताई गई है। उसमें बाबर एक जगह उस समय जब महाराणा सांगा के पास में जो सेना थी खानवा के युद्ध में, वहां पर 2,22,000 की सेना बताता है महाराणा सांगा के पास। उसी पेज में एक जगह 2,01,000 की सेना बताता है। अकबर आगे चलकर जो मुगल शासक बना था, अकबर का मीर बख्शी था निजामुद्दीन, जिसके द्वारा लिखा गया तबकात ए अकबरी, उसमें उस युद्ध के दौरान महाराणा सांगा के पास जो सेना थी उसकी संख्या 1,20,000 बताई गई है। एक सोर्स और है जिसमें वहां उस समय जो सैनिक थे उनकी संख्या 1 लाख बताई गई है। खैर, डिटेल से बात करते हैं। बाबर ने ये जो सारी बात लिखी, पहले एक बार आपको सोर्स दिखाता हूं, उसके बाद फिर एक एक लाइन का एनालिसिस करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों लिखा, इस बात में सच्चाई है या नहीं है, जो बात लिखी। क्योंकि कुछ बातें बहुत अच्छी भी लिखी जो हमको अच्छी लगेंगी, और कुछ बात ऐसी लिखी जो हमको अच्छी नहीं लगेंगी। तो अच्छा लगना या नहीं लगना अलग विषय है, और सच्चाई क्या है वो अलग विषय है। तो सच्चाई के लिए तो विश्लेषण करना पड़ेगा, तब जाकर सच्चाई पता लगेगी। खैर, उदयपुर राज्य का इतिहास भाग 1 गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा लिखा गया, पेज नंबर 336, जिसमें ये जो बात ली गई है ये कहां से ली गई है, तुजुक ए बाबरी, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पेज नंबर 483, 561 और 62, वहां से ये बात उठाई गई है। इसके अलावा मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा लिखा गया महाराणा संग्राम सिंह जी का जीवन चरित्र, पृष्ठ संख्या 91। तो यहां इस सोर्स से उन बातों को उठाया गया है, और उदयपुर राज्य का इतिहास भाग 1 पेज नंबर 336 में उन बातों को कोट किया गया है। क्या कहता है बाबर, पहले पूरा पढ़ता हूं, उसके बाद फिर एक एक चीज को मैं खोल खोल कर समझाऊंगा। बाबर लिखता है कि राणा सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल से बहुत बड़ा हो गया था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि मालवे, गुजरात और दिल्ली के सुल्तानों में से कोई भी उसे अकेला नहीं हरा सकता था। करीब 200 शहरों में उसने मस्जिदें गिरवा दी। देखो, ये बात मुझे बाबर की ठीक नहीं लगती, क्योंकि अभी मैं जब इसका विश्लेषण करूंगा तो आपको भी समझ में आएगा कि ये बाबर ने गलत लिखा है। आगे लिखा है, और बहुत से मुसलमानों को कैद किया। उसका मुल्क 10 करोड़ की आमदनी का था। उसकी सेना में 1 लाख सवार थे। उसके साथ 7 राजा, 9 राव और 104 छोटे सरदार रहा करते थे। आगे लिखा है, उसके 3 उत्तराधिकारी भी यदि उसके जैसे वीर और योग्य होते तो मुगलों का राज्य भारतवर्ष में जमने नहीं पाता, यानी भारत में मुगलों की सत्ता स्थापित नहीं हो पाती। एक एक लाइन को खोलते हैं। सबसे पहले जो बाबर ने लिखा है कि महाराणा सांगा के संबंध में कि वो बहुत वीर था और अपनी तलवार के जोर पर बहुत ताकतवर हो गया था, तो ये बात तो सही। महाराणा सांगा के शरीर पर आपको पता कुल मिलाकर कितने घाव थे? ये देखो इनकी इमेज, एक फोटो, ये एक मूर्ति लगी हुई है जिसमें एक आंख आपको नजर नहीं आ रही, एक आंख इनकी नहीं थी, एक हाथ भी नहीं था, एक पैर भी नहीं था। और अगर आप उस समय होते या मैं होता और गिनने बैठते तो इनके शरीर पर, इतिहासकार या सोर्सेज ऐसा कहते हैं कि इनके शरीर पर छोटे बड़े कुल मिलाकर 80 घाव थे। एक योद्धा को युद्ध के दौरान इतने घाव मिलना उस योद्धा के लिए बहुत गौरव का विषय होता है।
मुझे ध्यान है किसी एक सोर्स में मैंने पढ़ा था कि महाराणा सांगा का जब ये शरीर पूरा क्षत विक्षत हो गया था, खंडित हो गया था, कर्नल जेम्स टोड ने इनको लिखा है सैनिकों का भग्नावशेष, मतलब एक खंडित सैनिक। तो एक बार इन्होंने अपने सामंतों से ये कहा कि मैं अब इस मेवाड़ की गद्दी के योग्य नहीं हूं। सामंतों ने पूछा ऐसा क्यों? बोले जब हम मंदिर में जाते हैं, अगर वहां पर भगवान की मूर्ति भी खंडित हो जाती है तो उस मूर्ति को मंदिर से बाहर कर देते हैं, खंडित मूर्ति की कभी पूजा नहीं की जाती है। तो मेरा तो पूरा शरीर खंडित हो चुका है, मेरी आंख नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, और पूरा शरीर मेरा युद्ध के दौरान खंडित हो चुका है, तो इसीलिए मैं अब अपने आप को इस गद्दी के योग्य नहीं समझता। तो सामंतों ने यह कहा कि आपके शरीर पर ये जो घाव मिले हैं ये युद्ध के दौरान मिले हैं, और युद्ध के दौरान किसी योद्धा को घाव मिलना एक गौरव का विषय है, इससे उसका कद कम नहीं होता, उसका कद बढ़ता है, उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तो इसीलिए हे महाराणा, आप ही इस गद्दी के योग्य हैं और आप इस गद्दी पर बैठे। और सामंतों ने जब इनके मन में इस प्रकार के विचार आए तो इनको पकड़कर वापस गद्दी पर बैठा दिया, नहीं आप ही इस गद्दी के योग्य हैं। आंख कैसे चली गई थी? ये मतलब महाराणा सांगा, इनके भाई पृथ्वीराज सिसोदिया, जिनको हम उड़ना पृथ्वीराज के नाम से जानते हैं, बड़े भाई थे। इसके अलावा जगमाल, ये अपनी कुंडली दिखाने के लिए गए थे एक ज्योतिष के पास में कि बताइए अगला शासक मेवाड़ का कौन हो सकता है। तो ज्योतिष ने कुंडली देखकर कहा कि मुझे तो इनका भविष्य नजर आता है, इनकी प्रबल संभावना नजर आती है। दोनों भाई इन पर टूट पड़े, चाचा ने बीच बचाव किया। बाद में फिर किसी और ज्योतिष के पास में गए थे, कपासन एक क्षेत्र आता है चित्तौड़ में, वहां पर एक पुजारिन थी चारण जाति की, उन्होंने भी कहा कि नहीं मुझे तो संग्राम सिंह इनका ही भविष्य प्रबल लगता है। यह सुनकर दोनों भाइयों को विश्वास हो गया। पृथ्वीराज सिसोदिया मतलब उड़ना पृथ्वीराज और जगमाल को तलवार लेकर इन पर टूट पड़े। आंख पर तलवार की हूल लगी, हूल लगने से यह आंख चली गई। इनके चाचा थे जो उस समय इनके साथ थे सारंगदेव, उन्होंने बीच बचाव किया। तो दोनों भाइयों ने पहले चाचा को सल्टा दिया सारंगदेव को, उसके बाद इनके पीछे लगे। ये हालांकि अपनी जान बचाकर यहां से जैसे तैसे निकले, लेकिन इनकी आंख उस समय चली गई थी भाइयों के साथ लड़ने में। इब्राहिम लोदी के साथ में जब इनका युद्ध हुआ था उस समय इनका एक हाथ और एक पैर चला गया था। दिल्ली में हम जानते हैं कि 1206 ईस्वी से और 1526 ईस्वी तक गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश इनकी सत्ता रही। इनके जो शासक थे वो सुल्तान कहलाते थे, इसीलिए उनका जो क्षेत्र है वो सल्तनत कहलाता था। 1526 में जब बाबर आया, बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को जब इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया तो अब सुल्तान तो गए, और अगले जो शासक बने उन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की, तो अब वो बादशाह हो गए। तो दिल्ली के जो शासक थे इब्राहिम लोदी, उसके साथ में युद्ध लड़ने में एक 1517 का खातोली का युद्ध, एक 1518 का बाड़ी का युद्ध, उस दौरान महाराणा सांगा का एक हाथ भी चला गया, एक पैर भी चला गया। तो निश्चित रूप से शरीर पर इतने घाव थे, पूरा शरीर क्षत विक्षत हो गया था। उसके बावजूद भी जब 1527 में इनकी मृत्यु हुई, अपने अंतिम समय में भी बिल्कुल ये युद्ध को लड़ने को लेकर तत्पर थे, और इन्होंने ये सौगंध खा ली थी कि अगर मैं बाबर को जब तक पराजित नहीं करूंगा तब तक पगड़ी भी धारण नहीं करूंगा। अंततः इनके सामंतों ने जहर देकर इनको मार दिया था। निश्चित रूप से वीर योद्धा थे, तलवार के जोर पर शक्तिशाली हो गए थे। बाबर की कही हुई पहली ये बात ये ठीक लगती है जब इसका एक एक नटबोल्ट खोलते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। तो आगे बाबर ने यह लिखा था कि दिल्ली हो ची गुजरात हो ची मालवा, यहां का कोई भी शासक, कोई भी सुल्तान इतना ताकतवर नहीं है कि अकेले अपने जोर पर मेवाड़ के इस शासक को पराजित कर सके। बाबर ऐसा लिखता है। यह बात भी सही है क्या? इसका भी एक बार नटबोल्ट खोल के विश्लेषण कर लेते हैं। सबसे पहले गुजरात की तरफ चलते हैं कि जब महाराणा सांगा शासक बने, सन 1509 में शासक बने थे, 1527 तक शासक रहे थे। 1527 में जहर देकर इनके सामंतों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, क्योंकि ये उस समय भी युद्ध लड़ना चाह रहे थे। उस पर किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। ये मेवाड़ का राज्य, ये मेवाड़ का राज्य किसी वीडियो में मैं आपको बता चुका कि जब ये मेवाड़ के शासक बने थे 1509 में, उस समय की स्थिति के संबंध में मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है कि सांगा जब मेवाड़ का शासक बना तो इन्होंने चारों ओर से अपने राज्य को शत्रुओं से घिरावा पाया। बात ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1509 में जब ये शासक बने थे तो उस समय सिकंदर लोदी यहाँ का शासक था। फिर 1517 में सिकंदर लोदी के पश्चात इब्राहिम लोदी यहाँ का शासक था, तो इधर से भी राज्य तो घिरा हुआ था। मालवा या मांडू की बात करें तो मोहम्मद खान लोदी इधर का शासक था, और ये इधर का मुजफ्फर। हम खैर ये बात करने नहीं बैठे कौन शासक था, कैसे सारा सब सुरक्षित किया। हम केवल ये चर्चा कर रहे हैं कि बाबर ने इनके संबंध में जो लिखा उसमें कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। जैसा बाबर ने लिखा, दूसरी बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि दिल्ली, गुजरात और
मालवा का, यहाँ का कोई भी सुल्तान हो, इतना जोर नहीं था कि अकेले अपने दम पर मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा को पराजित कर सके। तो जरा देखना, गुजरात का शासक था मुजफ्फर शाह या मुजफ्फर खां। मैं अभी सोर्स भी दिखाऊंगा, पहले बता देता हूं। जब महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक बने तो अपने राज्य को तीनों तरफ से सुरक्षित करने की आवश्यकता थी। इस साइड से अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए इन्होंने, एक जगह आती है ईडर, जो अभी वर्तमान में आता है गुजरात में। ईडर का जो शासक था वो था भारमल। भारमल को गद्दी से हटा दिया और भारमल को हटाकर रायमल को वहां का शासक बना दिया, ईडर का। ध्यान रखना, इनके पिताजी का नाम भी महाराणा रायमल था, वो रायमल अलग है। यहां जिस रायमल को बैठाया वो रायमल अलग है। अब जब यहां रायमल को बैठा दिया तो गुजरात का जो शासक था मुजफ्फर शाह नाराज हो गया इस बात से। 1514 ईस्वी में मुजफ्फर शाह को इस बात का पता चला। मुजफ्फर शाह ने अपने 3 आदमियों को भेजा, एक एक करके। सबसे पहले भेजा निजाम उल मुल्क को। निजाम उल मुल्क आया तो रायमल को ईडर को छोड़कर पहाड़ों में जाना पड़ा, पहाड़ों में छिपना पड़ा। पहाड़ों में जाकर रायमल ने वापस अपनी सेना को संगठित किया। भाई निजाम उल मुल्क आया, निजाम उल मुल्क जीत गया, रायमल को यहां से जाना पड़ा, पहाड़ों में भागना पड़ा, वापस अपनी सेना को संगठित किया। सेना को संगठित करके रायमल ने वापस ईडर पर अटैक कर दिया और निजाम उल मुल्क से वापस ईडर को छीन लिया। गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह ने दूसरा व्यक्ति भेजा, जहीर उल मुल्क आया, लेकिन यहां से पराजित होकर लौट गया। तीसरी बार भेजा गया मुजफ्फर शाह के द्वारा मुबारिज उल मुल्क या मुबारक हुसैन जिसका नाम था, वो आया और आकर यहां पर ईडर पर उसने अधिकार कर लिया। रायमल को यहां से जाना पड़ा। रायमल यहां से सीधे गए महाराणा सांगा के पास में। महाराणा सांगा ने अपनी सेना लेकर यहां पर चढ़ाई कर दी, यहां पर अटैक किया। महाराणा सांगा की सेना से वो भयभीत हो गया। मुबारिज उल मुल्क, यहां से उसको भागना पड़ा। भागकर वो सीधे गया अहमदनगर, जो गुजरात में है। महाराणा सांगा ने उसका पीछा किया और पीछे करते करते अहमदनगर पर धावा बोला और अहमदनगर में उसकी जितनी भी संपत्ति थी, हाथी थे, घोड़े थे, असबाब, जो भी संपत्ति थी, महाराणा सांगा ने सब पर अपना अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के बाद सारा सामान उठा लाए और लेकर आ गए चित्तौड़। मतलब इस आक्रमण से महाराणा सांगा ने, जो गुजरात का सुल्तान था मुजफ्फर शाह, उसको अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से भयभीत कर दिया। और दोबारा गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह की इतनी ताकत नहीं हुई कि वो महाराणा सांगा पर अटैक कर दे। इसीलिए बाबर ने ये लिखा। तो ये जब विश्लेषण करते हैं तो ये बात तो ठीक नजर आती है। देखो जरा इसका सोर्स क्या है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये देखो, राजस्थान का इतिहास, गोपीनाथ शर्मा, पेज नंबर 212। क्या लिखा है ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, क्योंकि वही बात है जो मैंने आपको बताई, वापस रिपीट करने से कोई मतलब नहीं। अब दूसरा, महाराणा सांगा के संबंध में उसने लिखा कि साहब गुजरात वाले में भी इतना जोर नहीं था। इसके अलावा जो आपका मालवा या मांडू वाला था उसमें भी इतना जोर नहीं था कि वो महाराणा सांगा को अकेले अपने जोर पर पराजित कर सके। ये वही वाला है क्या? हाँ, ये महमूद खिलजी सेकंड। तो पहले मैं एक बार आपको बता देता हूं और उसके बाद इधर आ जाओ। महाराणा सांगा जब यहाँ के शासक बने मेवाड़ के, तो ये मालवा या मांडू जो वर्तमान में कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में। यहाँ का शासक महमूद खिलजी सेकंड। ध्यान रखना, महमूद खिलजी के नाम से एक शासक पहले भी था जो मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के समकालीन था, वो महमूद खिलजी फर्स्ट है। महमूद खिलजी सेकंड के राज्य में एक व्यक्ति था जो चंदेरी का शासक था। चंदेरी वर्तमान मध्य प्रदेश में आता है, जिसका नाम था मेदिनी राय। मेदिनी राय यहीं पर मालवा या मांडू में रहता था और मालवा के शासक महमूद खिलजी सेकंड पर उसका बहुत प्रभाव था। मतलब वो जो कहता तो महमूद खिलजी उसकी बात को तवज्जो दिया करता था। इस बात से यहाँ के जो अमीर थे, जो मंत्री थे, वो नाराज थे। उन्होंने गुजरात के मुजफ्फर शाह की सहायता ली, गुजरात के शासक की हेल्प से यहाँ से चंदेरी के शासक मेदिनी राय को भगा दिया गया। मेदिनी राय यहाँ से भागकर सीधे आए मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा के पास में। महाराणा सांगा ने मेदिनी राय की सहायता की और सहायता के बदले कहा कि एक काम कर, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा, ये जो आपको जिला दिख रहा है झालावाड़ वर्तमान, यहाँ पर एक जगह आती है गागरोन, वहां एक किला बना हुआ है। तो गागरोन की जागीर महाराणा सांगा ने मेदिनी राय को दे दी और एक मजबूत सामंत यहाँ पर बैठा दिया। तो एक तो चंदेरी का शासक मेदिनी राय, इसके अलावा गागरोन की जागीर मिल गई। इस बात से महमूद खिलजी सेकंड नाराज हो गया। महमूद खिलजी सेकंड ने अटैक कर दिया मेदिनी राय के ऊपर। महाराणा सांगा को इस बात का पता चला, महाराणा सांगा ने अटैक कर लिया। अटैक करने के बाद महमूद खिलजी सेकंड को बंदी बना लिया।
बंदी बनाकर अपने यहां पर रखा 3-4 महीने। इसके संबंध में एक किस्सा इस प्रकार से है कि महाराणा सांगा एक बार जब महमूद खिलजी को कोई गुलदस्ता दे रहे थे तो उसने कहा था कि मैं आपका बंदी हूं इस समय, और आपके सामने हाथ पसार कर अगर कोई गुलदस्ता आपसे कोई भेंट अगर स्वीकार करूंगा तो ये मुझे ही शोभा नहीं देता। महाराणा सांगा इस बात से प्रसन्न हुए और महमूद खिलजी को रिहा कर दिया, बोले जाओ। लेकिन महमूद खिलजी के शहजादे को जमानत के तौर पर अपने पास में रख लिया और महमूद खिलजी से भी ये प्रतिज्ञा ली कि प्रतिज्ञा कर दोबारा इस तरह की कोई चीज नहीं करेगा, और जाने दिया। तो इसीलिए कवि ने जो महाराणा सांगा के संबंध में लिखा है कि सांगा के लिए सुल्तानों को पकड़ना छोड़ना ये बहुत आसान हुआ करता था, जैसे कोई पक्षी पकड़ लिया और उड़ा दिया, पकड़ लिया और उड़ा दिया, ऐसे। तो ये बात भी ठीक साबित होती है, सिद्ध होती है। भाई एक तो गुजरात वाले को भयभीत कर दिया था, यहां वाले को बंदी बनाए रखा, और उसने जब प्रतिज्ञा की कि नहीं करूंगा साहब, तो उसके शहजादे को जमानत के तौर पर रखा और उसको माफ कर दिया, बोले चल ठीक है तू जा। इसके अलावा ये दिल्ली वाला जो है इब्राहिम लोदी, इसके साथ में 2 युद्ध हुए थे। एक हुआ था खानवा का युद्ध 1517 में, एक हुआ था बाड़ी का युद्ध 1518 में, बाड़ी जो धौलपुर में आता है। इन दोनों युद्धों में महाराणा सांगा की सेना ने इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित कर दिया था। उसी युद्ध के दौरान महाराणा सांगा का एक हाथ भी चला गया था और एक पैर भी चला गया था। तो बाबर ने ये जो दूसरी लाइन रखी है ये वाली कि दिल्ली, मालवे और गुजरात के शासकों में इतना जोर नहीं था कि अकेले अपने जोर पे महाराणा सांगा को पराजित कर सके। तो एक तो इस बात का विश्लेषण कर लिया हमने डिटेल से, ये वाली कि सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल पर बहुत बड़ा हो गया था, बता दिया मैंने आपको। दूसरा, शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि ये दिल्ली, गुजरात और मालवा का कोई भी सुल्तान उसको अकेला हरा ही नहीं सकता था, इसका भी विश्लेषण हो गया। तीसरी बात ये बाबर ने जो लिखी है कि करीब 200 शहरों में उसने मस्जिदें गिरवा दी और बहुत सारे मुसलमानों को कैद किया। देखो, बाबर की कही हुई सारी बात सही नहीं है। बाबर ने एक जगह ऐसा लिखा कि भाई आपने सांगा पर अटैक क्यों किया। बाबर अपनी किताब में लिखता है, बाबरनामा में, कि सांगा ने मुझे वचन दिया था कि जब मैं इब्राहिम लोदी पर अटैक करूंगा तो सांगा मेरी हेल्प करेगा। सांगा ने एक आदमी मेरे पास में भेजा था, सलहदी तंवर, और उस आदमी के माध्यम से, मतलब सलहदी तंवर के माध्यम से, जो रायसीन का शासक था, उसके माध्यम से ये कहा कि बाबर तुम भारत में आओ और इब्राहिम लोदी के खिलाफ मेरी सहायता करो। ऐसा बाबर लिखता है। जब इस बात का हम विश्लेषण करते हैं, जिसकी जानकारी हमको महाराणा सांगा के जो पुरोहित थे उनकी एक डायरी से प्राप्त होती है, जिसको किसी और सोर्स में कोट किया गया है, जिसमें महाराणा सांगा के पुरोहित ने उस डायरी में, जिसमें डेली की दिनचर्या लिखा करते थे महाराणा सांगा की, वहां से जानकारी प्राप्त होती है कि महाराणा सांगा ने अपना व्यक्ति वहां नहीं भेजा, बाबर के द्वारा अपना व्यक्ति महाराणा सांगा के पास में भेजा गया था कि सांगा तुम हमारी हेल्प करो, हम दिल्ली पर अटैक करेंगे, इब्राहिम लोदी को पराजित करेंगे और आगरा तक तुम्हारे राज्य की सीमा रहेगी और आगरा के आगे हमारे राज्य की सीमा रहेगी। अब किसकी बात को सही माने? एक बात ध्यान देना, आप अपने खुद के शहर में हो, सहायता की आवश्यकता किसको पड़ेगी? जब आप खुद अपनी जगह में हो तो आपको सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, या आप किसी दूसरे स्थान पर जा रहे हो तो आपको सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। ऑब्वियसली अगर आप किसी नए स्थान पर जा रहे हो तो सहायता की आवश्यकता उस व्यक्ति को पड़ेगी जो नए स्थान पर जा रहा है। तो नए स्थान पर कौन? महाराणा सांगा तो नहीं जा रहे थे बाबर की जगह में, बाबर यहां पर आ रहा था महाराणा सांगा की जगह में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सहायता की आवश्यकता किसको? बाबर को। दूसरा, बाबर ने लिखा कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए सांगा ने मेरी सहायता मांगी। अरे इब्राहिम लोदी को तो उन्होंने खुद पराजित कर दिया था 1517 के खातौली के युद्ध में, 1518 के बाड़ी के युद्ध में। इसके अलावा हमने देखा कि जो गुजरात का मुजफ्फर शाह था उसको भयभीत कर दिया था, पूरा अहमदनगर को पूरा उठा लाए थे महाराणा सांगा, जितना खजाना था, हाथी घोड़े थे, वो सारे ले आए थे। मांडू या मालवा के सुल्तान को तो बंदी बना लिया था और बाद में फिर उसको छोड़ा था। तो ऐसी स्थिति में महाराणा सांगा जब पहले इनको अकेले अपने जोर पर पहले ही पराजित कर चुके थे, तो ऐसी स्थिति में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए भले ही महाराणा सांगा को बाबर की क्या आवश्यकता थी? तो ये वाली जो बात बाबर ने लिखी है मुझे ठीक नहीं लगती। हो सकता है आपके विचार अलग अलग होंगे, कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता देना। मुझे इस बात में कोई सच्चाई नजर नहीं आती कि महाराणा सांगा के द्वारा ऐसा किया। ये तीसरा हो गया। इसके बाद महाराणा सांगा का जो मुल्क था उसकी आमदनी 10 करोड़ बताइए। बिल्कुल, मेवाड़ बहुत बड़ी रियासत थी और महाराणा सांगा के समय तो पूरा ये मालवा तक प्रभाव, ये गुजरात तक, और देखा जाए तो पूरा दिल्ली तक प्रभाव। तो इतना बड़ा राज्य था तो इतनी आमदनी स्वाभाविक थी, हो सकती थी। इसके अलावा ये लिखा है कि महाराणा सांगा की सेना में 1 लाख सवार थे। ये बात भी हो सकती है क्योंकि उस समय जब 17 मार्च 1527 खानवा का युद्ध हुआ था, श्यामल दास ने जो वीर विनोद लिखा जिसमें डेट 16 मार्च 1527 बताइए, उसमें महाराणा सांगा के साथ जितनी भी सेना थी उसमें 2,22,000 बताई गई है।
बाबर के द्वारा एक जगह 2,01,000 बताई गई है, एक अलग सोर्स है तबकात अकबरी, उसमें 1,20,000 बताई गई है, एक जगह 1 लाख बताई गई है। तो सब जो है वो 1 लाख के लगभग तो बता ही रहे हैं, और इन सबका अगर हम एवरेज निकालें तो 1 लाख के तो ऊपर आता है अगर सबका एवरेज निकालें। तो इस स्थिति से बाबर ये जो लिखता है कि 1 लाख उनके पास में सवार थे, बिल्कुल हो सकते हैं। क्योंकि देखो वैसे भी हम देखते हैं कि जब 1527 में खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा युद्ध लड़ रहे थे बाबर से, तो उनके साथ में बहुत सारे जो शासक थे राजस्थान से बाहर के, वो उनके साथ में लड़ रहे थे। उस युद्ध में एक प्रथा होती थी पाती पर्वन, मतलब आप सबको अपनी अपनी पाती देनी है, अपनी अपनी हिस्सेदारी देनी है। जैसे ईडर का शासक भारमल, अब आप ये सोच रहे हो कि भारमल को तो ईडर से हटा दिया था, महाराणा सांगा ने रायमल को बैठाया था, भारमल को हटाकर वापस भारमल को बैठा दिया गया था बाद में। तो भारमल का जो ईडर का शासक था भारमल, वो महाराणा सांगा के साथ में था। इसके अलावा रतन सिंह चुंडावत सलूम्बर के वो थे, रायमल राठौड़ मेड़ता के, इसके अलावा महमूद खां लोधी, इसके अलावा हसन खां मेवाती, इसके अलावा आपका मेदनी राय, और नागौर के जो मुसलमान थे खाना जादा, वो भी महाराणा सांगा की तरफ से लड़ रहे थे। इसके अलावा आपके मेवाड़ के शासक महाराणा गांगा ने अपने पुत्र मालदेव राठौड़ को भेजा था मेवाड़ की सेना देकर। इसके अलावा राव जैत सिंह जो बीकानेर के शासक थे, उन्होंने अपने बेटे कल्याणमल को भेजा था। इसके अलावा जो आपका वागड़ वाला क्षेत्र है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है, वहां के शासक थे उदय सिंह, वो महाराणा सांगा की तरफ से लड़ रहे थे। इसके अलावा वीरमदेव मेड़तिया, बूंदी के जो शासक थे नारायण दास, वो लड़ रहे थे, सलदी तंवर वो लड़ रहे थे, और भी बहुत सारे शासक थे। ये तो वो नाम है जो मुझे ध्यान आए। तो इतने शासक महाराणा सांगा के साथ में लड़ रहे थे। तो ये बात ठीक है जो बाबर ने लिखी कि उनके साथ में 7 उच्च कोटि के राजा थे, 9 राव थे, 104 सरदार थे। तो जब इतने शासक थे उनके साथ में, तो इतनी बड़ी सेना होना तो स्वाभाविक है। अब देखो ये जो बाबर ने यहां पर ये लिखा, महाराणा सांगा की सेना का ब्यौरा भी उन्होंने दिया है कि सांगा के पास खुद 1 लाख सवार थे। आगे फिर ये विभाजन किया कि ये सलाहदी, ये सलाउद्दीन लिखा है, देखो सलाहदी तंवर को बाबर ने, तो ये सेना बताइए 30,000, ऐसे करते करते टोटल बताइए 2,22,000। हालांकि बाबर ने एक गड़बड़ यहाँ पे ये कर दी कि एक ये जो पेज नंबर है 562 और 563, इसमें तो ये लिख दिया 2,22,000, और इसी 562 में एक जगह लिख दिया 2,01,000। तो बाबर ने एक ही पेज पर 2 अलग अलग फिगर दे दिए। तो सबका अगर हम एवरेज निकालें तो 1 लाख के तो पार हमको ये नजर आता है। और कुछ रह गया क्या? हाँ देखो एक चीज और, जो वो मांडू या मालवा वाले को पकड़ लिया था, उसको जब छोड़ा तो वो अपना एक तो मुकुट दे गया महाराणा सांगा को जो रत्नों से जड़ा हुआ था। इसके अलावा कमर की जो पेटी थी, जो बेल्ट थी, जो रत्नों से जड़ी हुई थी, वो दोनों महाराणा सांगा को गिफ्ट कर गया था महमूद खां। और कुछ रह गया क्या? बस ये फिलहाल इसमें इतना ही। तो ये बात उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि बाबर ने महाराणा सांगा के संबंध में ऐसा क्यों लिखा कि अगर ये जो शासक है इसके जैसे अगर 3 उत्तराधिकारी भी हो जाते हैं तो भारत में कभी भी मुगलों की सत्ता स्थापित नहीं हो पाती। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।